क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए स्टार्ट करें। पिछली क्लास में हमने एमिनो एसिड स्टार्ट किया था। बायोमोलिक्यूल के दो सेगमेंट्स थे, एमिनो एसिड स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, छोटे मोटे थोड़े से एग्जांपल्स लिए थे और क्लासिफिकेशन किया था। आपको सीट मिल गई होगी बायोमोलिक्यूल की, उसमें थ्योरी पूरा दिया हुआ है और उसमें मैंने आपको बोला था कि लगभग 21 एमिनो एसिड्स की टेबल है। वो टेबल आपको अपनी थ्योरी कॉपी में बनानी है, ठीक है। 4 कॉलम है उस टेबल में। पहले में नाम है अमीनो एसिड का, दूसरे में शॉर्ट फॉर्म है, नाम का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड में अमीनो एसिड है, फॉर्मूला उसका, आई मीन स्ट्रक्चर, फोर्थ में है एक पॉइंट आइसोलेक्टिक पॉइंट, उसे हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखें ये 20 से 21 अमीनो एसिड आपकी सीट में है, जैसे आपको अपनी थ्योरी कॉपी में बहुत आराम से तसल्ली से बनाना है और एक हफ्ते के अंदर मतलब 7 दिन के अंदर मतलब 2 से 3 अमीनो एसिड पर डे आपको याद करने। उसमें से 2 3 4 आप रिलेट करते हुए चलिएगा। सारे अल्फा अमीनो एसिड है, तो अल्फा अमीनो एसिड वाला सेगमेंट तो सब में फिक्स होगा। उसके अलावा जो चेन साइड चेन डिफर कर रही है उस पर फोकस करें, आप जल्दी से उसे कर लेंगे, ठीक है। आज हम उसके आगे चलेंगे। आपने पिछली क्लास के बाद वो टेबल बनानी थी और टेबल के बाद अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। इसके बाद आपको करना है प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसके बाद करना है प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड मेरे भाई ये भी आपका एक तरीके का होमवर्क होगा। प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड ये भी एक तरीके का होमवर्क है, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं क्योंकि यहां जो रिएक्शंस हैं ये सारी रिएक्शंस वो हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, किसी ना किसी चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड में पहला मेथड, फर्स्ट मेथड है वो है बाय गैब्रियल थैलीमाइड एमीन सिंथेसिस से, ठीक है। एमीन हटा दो, यहां सिंथेसिस कर दो केवल, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो मेरे भाई ये एमीन में पढ़ा था आपने, एमीन का एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता था। तो चलिए मैं आपको यहाँ रिएक्शंस दे रहा हूँ, बहुत आराम से कर सकते हैं आप देखिए ये है गैब्रियल थैलीमाइड है, थैलीमाइड, ठीक है। और इस पर आप क्या करें, पहले KOH डाल दें, सॉल्ट बन जाएगा। सेकेंड पर आप क्या करें, एक हैलाइड डालें, ये है आपका COO, देख सकते हैं आप। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये होगा एक्वस HCl। एक्वस HCl इज नथिंग, इट्स अ हाइड्रोलिसिस। मेरे भाई आपको याद होगा Cl की जगह NH2 आता था हाइड्रोलिसिस के बाद। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पार्ट भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको यहां आंसर मिलने वाला है ग्लाइसिन, आपको यहां आंसर मिलने वाला है ग्लाइसिन। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है, इस बिल्कुल रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। तो आप 4-4 लाइन का गैप करके इसका सॉल्यूशन भी करिएगा, ठीक है। ये एक मेथड है अमीनो एसिड के फॉर्मेशन का, चेक करें इसे सारे लोग। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, चलिए एक और करेंगे। मेरे भाई आपको याद हो अगर हम करते हैं तो एक मेथड और है, ये एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। मेरे भाई मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और ध्यान दें, एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। क्या आपको HVZ याद है? HVZ अच्छा सम सॉर्ट ऑफ, हम इसमें क्या करेंगे बाय HVZ भी यूज करेंगे। चलो रिएक्शन देखो, मैंने आपको दिया है प्रोपेनोइक एसिड, लुक एट दिस, इट्स अ प्रोपेनोइक एसिड। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है वही बताइए, क्या था, रेड P Br2 HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन के बाद सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, अमोनिया एक्सेस करना है। वैसे भी सोचिए यहां आप NH2 लाना चाहते हैं तो क्यों ना पहले यहां लिविंग ग्रुप क्रिएट कर ले। एसिड के अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप क्रिएट करना HVZ का काम। मेरे भाई जब ये क्रिएट करिएगा तो यहां Br आ जाएगा और अमोनिया से हमने उसका क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन।
तो मेरे भाई आप देख सकते हैं इस टाइप का अमीनो एसिड मिलेगा। हालांकि यहाँ अमोनियम सॉल्ट होगा, अमोनिया एक्सेस है तो होगा अमोनियम सॉल्ट, लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि काफी हद तक हम एलेनाइन या एलेनीन तक पहुंच गए हैं। एलेनीन का अमोनियम सॉल्ट है, इट्स अमोनियम सॉल्ट ऑफ एलेनीन। ये एक आपका अमीनो एसिड है, वो काफी पॉपुलर अमीनो एसिड है। एक मैं क्वेश्चन और देना चाहूंगा आपको, ये है डायएथाइल मेलोनेट से, डायएथाइल मेलोनेट से, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे डैम। क्या है मेरे भाई? डायएथाइल मेलोनेट से डैम बोलेंगे हम। और देखिए जरा इसमें कैसे बनाएंगे हम, ETOOC, ETOOC। इसमें जो बीच में कार्बन है इसके दोनों H एसिडिक है, बीच में जो कार्बन है इसके दोनों H एसिडिक है मेरे भाई। ध्यान से अगर देखें तो हम इसके H को टारगेट कर सकते हैं, इसके H को टारगेट कर सकते हैं, उस H को हटा के वहां हम अपनी मन माफिक चीजें लगा सकते हैं। तो हमें एक तो अमीनो एसिड बनाना है तो NH2 क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। और कोई सब्स्टिट्यूएंट और लगाना चाहते हैं आप तो आप वो भी यहां पर बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या लगा सकते। पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के देता हूं। पहले आप ले लीजिए NaOET। NaOET क्या करेगा, यहां से H लेगा। सेकेंड पॉइंट पर आप क्या कर लें, PHCH2Cl। अब जो माइनस आया है वो SN2 कर लेगा, PHCH2Cl के साथ क्या कर लेगा, SN2 कर लेगा। सारे लोग देखें SN2 करेगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड नंबर पर एक और H है, दो H हैं, दोनों H एसिडिक है, तो हमने फिर NaOET डाल दिया, फिर वो H भी निकला, अब इधर आ गया माइनस। और मेरे भाई चौथे नंबर पे मैंने डाल दिया Br2। वो जो माइनस है वो Br2 पर SN2 कर लेगा, SN2 कर लेगा तो वहां आ गया Br। क्या आ गया मेरे भाई, Br। Br को NH2 में कैसे चेंज करेंगे, अमोनिया से क्या करा दीजिए बोलिए, अमोनिया से क्या कराना है, SN2। Br हटा NH2 आ गया मेरे भाई। अब देखो ईस्टर को हम हाइड्रोलाइज करें तो एसिड आ जाएगा, एक ही कार्बन पर दो एसिड। याद करो जेंटल हीट करके वो CO2 छोड़ता था। तो 6 पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। और अगला है मेरे भाई हीट या जेंटल हीट कर सकते हैं। सो यू वुड गेट व्हाट, जरा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट को एक नजर देखो, मजा आ जाएगा। COOH CH, इसमें होगा NH2 CH2PH। मेरे भाई ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में बस फिनाइल का फर्क है। सो दिस इज योर फिनाइल एलेनीन, फिनाइल एलेनीन। ये सारी रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शंस हमने पहले की हुई हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, आराम से हो जाएगा। ओके, ये सब आपकी सीट में, मैं बस चाह रहा हूं कि आप एक बार इसे अपनी कॉपी में भी लिखें और इस पर पेन चलाएं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक और मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखें सारे लोग, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ मेथड, और इसे बुक्स में बोला जाता है स्टिकर सिंथेसिस। अमीनो एसिड इससे भी बनता है, स्टिकर सिंथेसिस। क्या करते हैं, बहुत आसान है दोस्त, ये तो आपके बाएं हाथ के काम के बराबर है, खटाक से निपटा दीजिएगा। क्या तुमने वो NH2Z वाली रिएक्शन पढ़ी है, NH2Z वाली रिएक्शन? तो मेरे भाई यहां डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, बोलो याद है, डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड NH से देखो हमने एमीन बनाने की तैयारी तो कर ली, अब एसिड ग्रुप लाना है। क्या तुम्हें याद है NaCN SCN, वो डबल बॉन्ड NH ग्रुप पर CN माइनस ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो बताइए आपको ये मिलेगा या नहीं। और अब मेरे भाई आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, ये एसिड हो जाएगा। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस तो आती है ना दोस्त, तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं ये आ गया। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पर कुछ नया नहीं करना है, एक्वस HCl डाल दो, यू वुड गेट अमीनो एसिड, ठीक है।
और आर आप देख लो अपने हिसाब से रख लो, आर हाइड्रोजन रखोगे तो ग्लाइसिन आ जाएगा, मिथाइल रखोगे एलेनिन आ जाएगा, और अगर बेंजाइल रखोगे तो फिनाइल एलेनिन। तो बहुत आसान है यार। These are the methods actually अमीन और एसिड की रिएक्शंस तो हम पहले कर ही चुके हैं, इसलिए बहुत आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन है, उसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट करेंगे। याद रखना इन सारी रिएक्शंस को आप लोग कंप्लीट करेंगे, ये नाम याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कूप सिंथेसिस, आइए कूप सिंथेसिस में देखिए हम क्या करने वाले हैं, सारे लोग देखिएगा। HBZ इसमें इन्वॉल्व है, HBZ starting with a acid like CH3 COOH। सारे लोग देखो, पहला है रेड PBr2, यहां Br लग गया, यहां लग गया Br। अब Br लगने के बाद एक याद करो, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में एक ऑक्सीडेशन था बाय DMSO सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करो THCl DMSO सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेरे भाई Br को हम केवल DMSO बाइकार्बोनेट से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो पहले लगा होगा Br, उसके बाद हो गया ऑक्सीडेशन, तो मेरे भाई ये आ गया C डबल बॉन्डो C डबल OH। अब मुझे यहां एमीन क्रिएट करना है, एमीन। तो मेरे भाई मैं NH2Z वाली रिएक्शन ले सकता हूं, तो यहां डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। तो मैंने थर्ड पर डाल दिया है अमोनिया, अब यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड N टाइप का। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करना है, तो मेरे भाई आप ले सकते हैं SBH एंड यू वुड गेट ग्लाइसिन हेयर। रेड PBr2 क्या करेगा बताओ जरा, रेड PBr2 यहां Br लगाएगा अल्फा पर, HBZ है। DMSO बाइकार्बोनेट क्या करेगा, उसे डबल बॉन्ड O बनाएगा। अमोनिया क्या करेगा, NH2Z वाला डबल बॉन्ड N बनाएगा, और SBH इमीन को एमीन में रिड्यूस कर देगा, सो यू गेट ग्लाइसिन। ध्यान से देखें सारे लोग, बोर्ड पर देखें, 5 रिएक्शंस हैं, इन्हें पूरा कर लीजिएगा। वैसे आंसर्स तो पता ही है आपको, फिर भी इन्हें ध्यान से देखें। आइए बच्चों, तो हम एमिनो एसिड के बारे में बेसिक्स जान चुके हैं, उसमें बहुत सारी एक टेबल में हमने बहुत सारे एमिनो एसिड्स लिख भी लिए हैं, और एमिनो एसिड्स को बनाया कैसे जाता है उस पर भी हमने बात कर ली। मेरे भाई अब हम बात करेंगे एमिनो एसिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। हेडिंग डाल लें, सारे लोग हेडिंग डाल लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। अब यहां पर बात होगी जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सारे लोग देखिए, स्टार्टिंग इट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। सारे लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। यूजुअली एमिनो एसिड को कैजुअल एटीट्यूड में कैसे बना दिया जाता है वो हम उस पर यहां पर लिखेंगे, इस चीज को चर्चा करेंगे। यूजुअली एमिनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज, सारे लोग देखें, कहीं ना कहीं हम आज उस चीज पर चर्चा करने वाले। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी कि एमिनो एसिड एक्चुअली ज्विटर आयन होता है, प्लस एंड माइनस, NH3 प्लस COO माइनस में एग्जिस्ट करता है। तो आज हमें वो फैक्ट्स पता चलेंगे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, केमिकल प्रॉपर्टीज में है, जिनसे हमें यह साफ साफ समझ में आ जाएगा कि भाई साहब नहीं होता जिस तरीके से हम मानते हैं एमिनो एसिड को। यूजुअली एमिनो एसिड रिप्रेजेंटेड एज RCH NH2COOH। ठीक है, ये हम यूजुअली मानते हैं कि ऐसा होता है एमिनो एसिड। लेकिन यहां मैं पॉइंट वाइज कर लेता हूं, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुनना। लेकिन जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती। इसे लिख सकते हैं
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज never support this structure या this representation of amino acid. अब आप कहोगे अरे भाई कौन से प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करते हैं, अमीनो एसिड्स। मेरे भाई ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो मैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो यहां पर लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें, वहां हेडिंग तो ऊपर पड़ी हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे लोग ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज है, ये अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो वी कैन मेंशन इट, लिखो सारे, चालू करो, राइट इट। अमीनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैं यहां पर लिख देता हूं। अमीनो एसिड की बात हो रही है, ये होते हैं नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चलिए अभी धीरे धीरे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट हम लिखेंगे, उसमें आएगा ये। एंड ये मेल्ट जब होते हैं, मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट डिकम्पोजिशन हो जाता है इनका मेल्टिंग के टाइम पर, मेल्ट विद डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टी मतलब टेम्परेचर। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये समझने वाली बात है मेरे भाई। आर देखें, अभी कोई इसमें चार्ज वार्ज तो दिखना है, यूजुअली हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होता है। अमीनो एसिड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्वेबल होते हैं, तो मैं दोनों बात लिख रहा हूं। पहले बता रहा हूं ये इनसॉल्युबल, ध्यान से देखें, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये सरप्राइजिंग बात है, insoluble in non-polar solvents, क्योंकि most of the organic covalent compounds, इवन मैं आपसे पूछता हूं, चलो मुझे बताओ, बेंजोइक एसिड, बेंजीन पर COOH, याद करो हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है, बेंजोइक एसिड ईथर में सॉल्युबल होता है। एनिलीन, बेंजीन पे लगा हुआ NH2, वो किसमें, वो भी ईथर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि आपको याद हो इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा था, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते थे। मेरे भाई ये इनसॉल्युबल है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि इसे सॉल्युबल होना चाहिए था, ऐसा स्ट्रक्चर है तो, ठीक है। सॉल्वेंट्स दिए हुए हैं यहां पर कुछ, लाइक आपको पता है ईथर, बेंजीन, सही है, और बताइए क्या है, पेट्रोलियम, ईथर होता है, ठीक है, ETC। अब बताइए ये कैसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये अमीनो एसिड्स हैं हाईली सॉल्युबल इन जल, वाटर में हाईली सॉल्युबल। मेरे भाई वाटर में सॉल्युबल होने के लिए आपको बहुत जबरदस्त डाइपोल मूवमेंट आपके पास होना चाहिए, चार्ज स्पीशीज, यही चीजें होती हैं जो हाईली सॉल्युबल होती हैं। तो आप देखिए सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपको समझना होगा, सारे लोग ध्यान से देख लें इसे। चलें आगे। ओके, अब एक चीज देखें, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, सारे लोग देखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड जो होता है ये बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट शो करता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स सो हाई डाइपोल मोमेंट। अभी बात करेंगे इसकी और मेरे भाई एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम मान लें
अगर हम मान लें कि ये स्ट्रक्चर सही है, अगर हम मान लेंगे स्ट्रक्चर सही है, तो कुछ पीके वैल्यूज को देखते हैं। लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है RCH, इसी को ले लेते हैं NH2C, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर है, और मेरे भाई एक मैंने इसका ज्विटर आयन ले लिया जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं उतनी देर से, NH3+C+O-। क्लियर? मेरे भाई एक बात बताओ, नॉर्मली बेंजोइक एसिड का आप देखें पीके कार्बोक्सिलिक एसिड का 10 की पावर -5 -4 के ऑर्डर का होता है। मेरे पास वैल्यूज हैं, मैं वैल्यूज आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली वैल्यूज किसके आसपास की होती है? नॉर्मल केस में अगर हम बात करें के एंड केबी की, तो ये मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। एमिनो एसिड ये है आपका, ये एमिनो एसिड है, और ये इसकी ज्विटर आयन फॉर्म है, ज्विटर आयन फॉर्म। सारे लोग देखिएगा, तो फॉर नॉर्मल एसिड एंड बेसिस, ठीक है, फॉर नॉर्मल COOH, सारे लोग देखें, Ka का ऑर्डर, एंड फॉर नॉर्मल NH2 Kb का ऑर्डर। पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। ये डेटा आपने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज किया होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो जो याद आ रहा है 10 की ये होता था आपका, इट वाज पीके होता था 4.18, पीके होता था 4.18, ये ऑर्डर में होता था समथिंग इनटू 10 की पावर -5 के ऑर्डर में होता था, और NH2 का Kb 10 की पावर -4 के ऑर्डर का होता था। ये है 10 की पावर -5 के ऑर्डर का, नॉर्मल केस में, अमीनो एसिड का नहीं बता रहा, नॉर्मल केस में फॉर अमीनो एसिड। आओ अब ये देखो और इस डेटा को एक्सप्लेन करने का प्रयास करो। फॉर अमीनो एसिड, सारे लोग सुनना, Ka जो आ रहा है और Kb जो आ रहा है, मैं यहां लिखूंगा दोनों K एंड Kb। तो अगर हम अमीनो एसिड के K की बात करें, तो अब आप देखिए ये इतना कम आ रहा है मेरे भाई, इतना कम कुछ कहने को नहीं। इट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -10, ये देखो। एंड Kb जो आ रहा है, Kb की वैल्यू को देखें, ये 2.5 इंटू 10 की पावर -12। अब सारे सोचो कि भाई साहब NH2COOH जब नॉर्मल केस में है, जब NH2COOH नॉर्मल केस में है, तो भैया K 10 की पावर -5 यहां एमिनो एसिड के अंदर 10 की पावर -10, और Kb है 10 की पावर -4, यहां कितना हो गया 10 की पावर -12। इतना फर्क तो नहीं आ सकता, इतना फर्क नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ग्रुप ऐसे नहीं है जैसे इसमें दिख रहे हैं। These values actually suggest this structure. ये जो वैल्यूज हैं ये इसे सजेस्ट कर रही हैं। दरअसल ये Ka की वैल्यू COOH के लिए नहीं है, ये Ka की वैल्यू NH3+ के लिए है, और ये Kb की वैल्यू इट इज नॉट इन फेवर ऑफ NH2. It can be explained when we are considering this value for COO-, because this is the basic group and this is the acidic group for this particular representation. ये वैल्यूज खुद इस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली NH2COOH का Ka Kb ये होना चाहिए। तो मैंने भाई hence proved we can say that these values, कौन कौन सी वैल्यूज मेरे भाई, वाटर के अंदर सॉल्बिलिटी, हाई डाइपोल मोमेंट का होना, और Ka Kb का ये ऑर्डर क्लियरली प्रूफ करता है दैट अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। ये है एक्चुअल फॉर्म। ये तो हम बना देते हैं, जल्दीबाजी में बना देते हैं, बट दिस इज राइट। सो वी कैन मेंशन हियर दैट ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज suggest या can be explained only by Zwitter ion form of amino acid. So I think it's clear. Zwitter ion form of amino acid. Look at board. मैं इसे हटाऊंगा ताकि हम आगे का सेगमेंट पढ़ें। आइए अभी हमने बात की अमीनो एसिड्स के ज्विटर आयन रिप्रेजेंटेशन के सपोर्ट में। द फैक्ट्स एंड डेटा विच बाय विच वी प्रूव्ड कि भैया
ऐसा ही होना चाहिए, ज्विटर आयन के फॉर्म में होना चाहिए। अब मेरे भाई जब हम किसी एमिनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो मेरे भाई हम मीडियम कंट्रोल करके ये देख सकते हैं कि ज्विटर आयन फॉर्म एमिनो एसिड का वो चेंज हो सकता है। कभी वो फॉर्म केटाइनिक हो सकता है, कभी वो फॉर्म एनायनिक हो सकता है। आइए एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे लोग देखेंगे। और अभी हम दो चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इस पर हम बात करेंगे लेकिन आराम से करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज PI। अब आपको ये क्या है, फास्फोरस और आयोडीन नहीं, फास्फोरस आयोडीन नहीं है। डू यू नो pH वैल्यू, pH वैल्यू की तरह PI है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए। अभी हम बात करेंगे इस पे, धैर्य के साथ करेंगे, एकदम रिलैक्स रहिए। अभी मैं जो बता रहा हूं सुनिए। मान लीजिए मैंने आपको एमिनो एसिड दिया, एक सिंपल एमिनो एसिड। लुक एट बोर्ड की हमारे पास है ये एक एमिनो एसिड, मैं आपको देता हूं RCH, दिस इज योर NH3 प्लस, ओके, एंड दिस इज योर COO माइनस। ज्विटर आयन है, असलियत यही होती है, हमने प्रूफ कर लिया, हमने बात कर ली। नाउ टेल मी कि अगर ये NH3 प्लस H प्लस छोड़ता है, यानी कि वी आर यूजिंग बेसिक कंडीशन, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग बेसिक कंडीशन। अगर ये H प्लस छोड़ता है तो सच सच बताओ आपको क्या मिलेगा? ये आपको ये देगा या नहीं देगा? सारे लोग देखो, अगर ये H प्लस छोड़ता है तो ये किस कंडीशन में छोड़ेगा? मैं बेस लेकर आऊं, बेसिक कंडीशन, pH बढ़ाओ, pH बढ़ाओ। जैसे ही pH बढ़ाओगे तो मेरे भाई यू वुड गेट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं लगा दे रहा हूं, कुछ आप यहां लिख सकते हैं Ka2 या Ka1, कुछ भी लगा सकते। ये H प्लस निकला, ये H प्लस निकला, ये आ गया। सोचो जरा अगर मैं और एसिडिक कंडीशन लाऊं, और एसिडिक कंडीशन, अगर मैं और एसिडिक कंडीशन लाऊं तो ये H प्लस लेकर आपको क्या दे सकता है? RCH, NH3 प्लस एंड COOH। ये सारी चीज आराम से देख सकते हैं। या इधर से अगर मैं देखूं, इधर से देखो, ऊपर वाला मैंने लाइन ऊपर बनाई है, आई मीन बैक बनाई है, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूं। आई डोंट थिंक कि आप इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, सेम चीज ही लिखी है दोस्त, सेम चीज लिखी है, इसे ऐसे देख लो। लुक एट दिस अमीनो एसिड, ये कब है? ये है हाईली एसिडिक कंडीशन में, ये है हाईली एसिडिक कंडीशन। pH बढ़ाओ, H प्लस छोड़ेगा, यहां आएगा, और pH बढ़ाओ और H प्लस छोड़ेगा, यहां आएगा। तो सारे लोग देख सकते हैं, दिस इज योर ज्विटर आयन ऑफ एमिनो एसिड। ये माइनस यहां बना लीजिएगा, ये है आपका ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। pH हमने बढ़ाया तो ये इधर आया, pH हमने घटाया तो ये इधर आया। ओके, तो मेरे भाई ये रीजन है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये केटाइनिक फॉर्म में रह सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय केटाइनिक? देयर इज अ नेट प्लस चार्ज। ये एक्वस सॉल्यूशन में एनायनिक फॉर्म में रह सकता है। लुक एट दिस, नेट नेगेटिव चार्ज। और ये ज्विटर आयन फॉर्म में भी रह सकता है। तो मेरे भाई आपका एक्वस सॉल्यूशन जो एमिनो एसिड का है, एमिनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा, ये डिपेंड करेगा उस समय pH क्या मेंटेन कर रखा है आपने। अगर बहुत कम pH होगा तो मेरे भाई केटाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, केटाइनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। बहुत ज्यादा pH रखा तो मेरे भाई एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, एनायनिक फॉर्म। पीजे वाले ने कहा भैया अगर हम बीचों बीच का pH रखें, एक बैलेंस्ड pH रखें, तो उस समय ज्विटर आयन डोमिनेट करेगा, उस समय ज्विटर आयन डोमिनेट करेगा। इस चीज को समझे, बहुत आसान है। तो मेरे भाई ये है केटायन, देख सकते हैं आप, ये है एनायन। मेरे भाई अब देखें, ये केटायन भी एक बहुत बढ़िया वाला केटायन है। इसमें नेट चार्ज है +1, यहां नेट चार्ज है 0, यहां नेट चार्ज है -1, आप देख सकते हैं। तो मेरे भाई 0 तो प्लस और -1 के बीच में ही आएगा। +1 से हमने pH बढ़ाया, यहां आए और यहां, समझे इस बात को। तो मैं इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख सकता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखिए। अब मान लेते हैं ये है Ka1। अच्छा, तो ये K1 किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है? COOH का। किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है? COOH का। तो बताइए जरा, Ka1
अगर मैं लिख रहा हूं इसके लिए, तो एक तो H प्लस आएगा राइट हैंड साइड में H प्लस, एक क्या है बताइए, ज्विटर आयन है, मैं जेड आई से लिख रहा हूं ज्विटर आयन, दिस इज योर ज्विटर आयन जेड आई, और ये है आपका केटायन, तो मैंने सी लिखा ब्रैकेट में, इट्स ओनली सी केटायन, और ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे में सेकंड के लिए अगर लिखूं Ka2, सो थिंक अबाउट फर्स्ट की Ka2 क्या था, Ka2 है NH3 प्लस का डिसोसिएशन, NH3 प्लस का, ओके, सो व्हाट वुड बी दैट, बताइए H प्लस आएगा, इसमें भी H प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एनायन आएगा, आप देखें एनायन आएगा, एनायन, और नीचे क्या आएगा, ज्विटर आयन, सो ये देखिए ज्विटर आयन, ओके, इट्स इक्वेशन 2, बहुत आराम से देखिए, बहुत इजी है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं लेता हूं, तो बताइए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, K1 K2 मल्टीप्लाई करो तो कुछ टर्म कट जाएंगे, जैसे ज्विटर आयन कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका क्या, H प्लस होल स्क्वायर, इसके कंसंट्रेशन टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आएगा आपका क्या, एनायन का कंसंट्रेशन अपॉन केटायन का कंसंट्रेशन, सो वी विल गेट इक्वेशन 3। सारे लोग ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन मेरे भाई, अब बहुत आराम से समझें जरा कि इस इक्वेशन को हम अभी और क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे, इजी करेंगे, थोड़ा सुंदर फॉर्म में दिखेगा, बट पहले यहां देख लें, आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। ये लो पीएच कंडीशन है, ये लो पीएच कंडीशन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये लो पीएच है, ये हाई पीएच है, ठीक है, और ये एक ऐसा पीएच है, ये एक ऐसा पीएच है जहां पर आपका ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, जहां ज्विटर आयन, तो मेरे भाई वो पीएच जो होता है जहां आपका अमीनो एसिड मेनली ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसी को बोलते हैं पीआई, उसी को बोलते हैं आइसोलेक्टिक पॉइंट। थिंक अबाउट दिस बहुत आराम से, एक ऐसा पीएच, एक ऐसा पीएच जब नेट अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन के फॉर्म में डोमिनेट करता है, उसी को हम आइसोलेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। तो मेरे भाई लिख सकते हैं इसे, इट इज अ पीएच, इट इज अ पीएच एट विच, सारे लिखें, इट इज अ पीएच एट विच, मैं यहां पर बातें लिख रहा हूं, सारे लोग देखें, फर्स्ट पॉइंट, एक ऐसा पीएच जिसपे अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, बेटर होगा कि मैं और क्लियर लिखूं, अमीनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज ए ज्विटर आयन। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, ये एक ऐसा पीएच है जब आपका अमीनो एसिड कैसा एग्जिस्ट करता है, ज्विटर आयन जैसा। चलो बताओ, इससे कम पीएच पर, इससे कम पीएच पर ये सीन होगा, इस पीएच से कम पीएच पर ये वाला सीन होगा। क्या यहां अमीनो एसिड केटायनिक है, क्या यहां अमीनो एसिड केटायनिक है, तो चार्ज है इसके ऊपर, और इससे ज्यादा पीएच पर भी चार्ज आ रहा है। तो क्या मेरे भाई बताओ, इन केसेस में लो पीएच और हाई पीएच, आइसोलेक्टिक से पीछे, आइसोलेक्टिक के आगे, क्या अमीनो एसिड मूवमेंट करता होगा सॉल्यूशन के अंदर या नहीं? ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए कंटेनर में अमीनो एसिड पड़ा है, एक कंटेनर में अमीनो एसिड पड़ा है और वो लो पीएच पर है, तो मैंने भाई उस पर प्लस चार्ज होगा, कैटायनिक चार्ज होगा। अब अगर मैं उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, मैं उस पर फील्ड इंपोर्ट करूं, एक्सर्ट करूं, तो क्या उसके कैटायनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना चालू करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। उसी तरीके से एनायनिक, अगर हमने आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच रखा है, तो ये वाले भी क्या करेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे। सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन आपका पीएच है वो पीआई के बराबर है, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर है, तो मेरे भाई अब मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम तो नेट चार्ज जीरो लेकर बैठा है। मैक्सिमम अमीनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म में, वो नेट चार्ज जीरो लेकर बैठा है, तो भैया मूवमेंट नहीं मिलेगा। एक ने कहा कुछ तो कैटायन होगा,
कुछ तो एनायन होगा, आई एग्री। जितने भी केटायन होंगे वो मूव करेंगे तो एनायन भी उतने ही एनायन को भी मूव करना पड़ेगा, नेट बैलेंस दिखाना पड़ेगा। आइसोइलेक्ट्रिक एक ऐसा पॉइंट होता है जहां नेट मूवमेंट नहीं होता। देखें, नेट वर्ड यूज कर रहे हैं। एमिनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज ए ज्यूटाराइन। सेकेंड पॉइंट, सारे लोग देखें, नो नेट मूवमेंट। समझे? अगर थोड़ा केटायन कंसीडर किया है तो मेरे भाई इस पीएच पे केटायन का कंसंट्रेशन एनायन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। एट दिस पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, concentration of cation would be equal to concentration of anion. So that's very easy. करें, आगे बढ़ें तो यहां से निकाल ले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सारे लोग देखिएगा, मैं इसी में लॉग ले रहा हूं। लॉग लेना आता है, लॉग Ka1 प्लस आ जाएगा लॉग Ka2, इधर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग H प्लस लॉग ऑफ A अपॉन C। मेरे भाई एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। अगर एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Pk1, ये हो जाएगा Pk2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ pH, फॉर्मूला पता है ना, pH माइनस ऑफ लॉग H प्लस, एंड ये आ जाएगा आपका प्लस लॉग ऑफ C अपॉन A। अब आपको निकालना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो मेरे भाई ध्यान से देखें, फॉर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सारे देखें, फॉर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या आपको पता है, दो चीजें आपको पता है। पीएच को हम पीआई लिखेंगे, सही है, पीएच को क्या लिखेंगे, पीआई, एंड कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। तो मेरा भाई पुट इट, यू वुड गेट व्हाट, पीआई इक्वल टू पीके1 प्लस पीके2। समझना जरा। तो मेरे भाई पीआई क्या आ जाएगा, इट वुड बी अरिथमेटिक मीन ऑफ pk1 pi एंड pk2। ये आया भाई साहब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला। अब जरा समझदारी दिखाइएगा, पीआई है नेट चार्ज 0, तो pk1 pk2 क्या होगा, जस्ट पहले और जस्ट बाद का, यानी कि 0 के जस्ट पहले क्या होता है, -1 चार्ज, और जस्ट बाद क्या होता है, +1 चार्ज, या -1 +1 उल्टा कर लो, कोई इशू नहीं, सामी तो लेना है यार अपने को करेंगे। तो ये पीके हमें ढूंढने आने चाहिए। मान लो आपके अमीनो एसिड पर नेट चार्ज है +2, नेट चार्ज क्या है, +2, तो जो पहला डिसोसिएशन होगा उसमें जो कांस्टेंट लगेगा वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उस डिसोसिएशन से +2 का चार्ज आएगा +1 में। क्लियर? अब जो आएंगे दो कंजुगेटिव कांस्टेंट, वो हमारे K1 K2 आएंगे, क्योंकि तुम +1 पे पहुंच चुके हो। +1 के बाद अब जो कांस्टेंट यूज होगा डिसोसिएशन में, 1 0, और उसके बाद 0 से -1, उसका अरिथमेटिक मीन होगा हमारा पीआई, वो होगा हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लोग ध्यान से देखें, समझे, सीखें, ये जल्दी से देख लीजिए। आइए बच्चों, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में हमने अभी भी पढ़ा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, एकदम रिलैक्स हो जाए। पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। मेरे भाई एक चीज थी जो मैंने बीच में बोला, मूवमेंट की बात इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहूंगा आप लोग इसे समझें। ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सिंपल। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, movement of charge particle under influence of electric field, under influence of electric field is known as electrophoresis। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, वही जो मैंने अभी बताया था। जैसा बताइए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि
नेट चार्ज ज्विटर आयन के फॉर्म में रहेगा, नेट चार्ज 0 रहेगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमेना। चलिए यहां कुछ चीजें बताइएगा, ठीक है, बहुत मजेदार चीज। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछूंगा मैं आपसे, नोट बताइएगा, ठीक है। अगर इफ फर्स्ट पॉइंट pH इज लेस देन PI, याद करो भी आइसोलेटिक पॉइंट में यहां जो डायग्राम बना था बीच में PI था, इधर लेस देन pH था, इधर राइट ग्रेटर देन pH था राइट में। तो एक pH लेस देन PI, तो आप बताओ आपका एमिनो एसिड पर नेट चार्ज कैसा होगा? PI से कम pH पर, PI से कम pH पर एमिनो एसिड पर नेट चार्ज कैसा होगा? सोचकर बोलो, सोचकर। मेरे भाई एमिनो एसिड would be cationic, पॉजिटिव चार्ज होगा मेरे भाई अगर PI से कम pH होगा। और मेरे भाई एक बात और बताओ, अगर कैटायनिक चार्ज है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा? अगर ये कैटायनिक है तो डेफिनेटली वुड मूव टुवर्ड्स बोलो कैथोड की तरफ भागेगा मेरे भाई, वुड मूव टुवर्ड्स कैथोड। और केसेस हैं, उसका जवाब चाहिए होगा मुझे आपसे। सेकंड अभी बताना, पहले थर्ड बता दो। इफ pH ग्रेटर देन PI, अगर pH PI से राइट वाला केस आ गया, एनायनिक एमिनो एसिड वुड एग्जिस्ट या वुड बी एनायनिक, सही है मेरे भाई। और बताइए किधर भागेगा? मूव टुवर्ड्स एनोड। वो याद रखना, A से एनायनिक एंड C से कैथोड, कैटायनिक, बहुत आसान है। मूव टुवर्ड्स एनोड। ये वाले केस के बारे में आप अपनी राय दीजिए। इफ pH इक्वल टू PI, मेरे भाई बताओ, एमिनो एसिड वुड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन एंड नो मूवमेंट। आई थिंक इट्स इजी। एमिनो एसिड वुड बी इन ज्विटर आयन फॉर्म, सही है, एंड नो नेट मूवमेंट। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, छोटा सा पॉइंट ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरे भाई IIT क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ पर कई अलग अलग टाइप के, तो मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट बोर्ड, सारे लोग देखें। एग्जाम्पल 1 ये है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन, सारे लोग देखें। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन एट pH इक्वल टू 2, 6 एंड 10। तो मेरे भाई देखो 3 pH हैं, हमें ये तो समझ में आ रहा है ये सबसे कम pH है, बहुत लो साइड में, नेट कैटायनिक होगा, ये हायर साइड में यहां एनायनिक होगा। 6 वाले में ठीक है, अभी तक के लिए हम ज्विटर आयन बनाएंगे। तो मेरे भाई लुक एट, वी ऑल नो कि हम नॉर्मली तो एलेनिन को ऐसे लिख देते हैं मुंह उठाकर, देखिए ऐसे लिख देते हैं या नहीं लिख देते? ये CH3 और ये CH3 CH, ये आया NH2। अभी मैं बना नहीं रहा हूं, अभी तो मैं बस एलेनिन छाप रहा हूं ऐसे ही, CH3 CH NH2 एंड CH। अब सारे सुनना, जब pH 2 होगा तो तुम्हारे पास खूब सारे H+ होंगे, तो वो H+ डेफिनेटली NH2 को क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे। ये स्ट्रक्चर है एट pH इक्वल टू 2। जब बहुत सारा pH मतलब OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगा तो वो COOH का चुरा ले जाएंगे। देख लो, चुरा लिया है इसने H+ को, तो मेरे भाई COO माइनस हो गया। एंड pH इक्वल टू 6, एक इंटरमीडिएट pH वैल्यू ऐसी होती है जिसमें आप देख सकते हैं ये NH3+ होगा और ये COO माइनस होगा। एक बच्चा कह रहा क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट है? यस मेरे भाई, आप देखें ये 3 स्ट्रक्चर हैं एलेनिन के, ये है pH इक्वल टू 2 पर, ये है pH इक्वल टू 6 पर, और ये है pH इक्वल टू 10 पर। एक बच्चे ने कहा सर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि pH इक्वल टू 2.5 पर बताओ, तो यही रहेगा। pH इक्वल टू 11 पर यही रहेगा, कंसंट्रेशन थोड़ा कम ज्यादा होगा, बट आपको यही बनाना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है, तो ये सॉल्यूशन देख लें इस क्वेश्चन का।
यहां आपकी आंखों के सामने इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के। मेरे भाई मैं उस पर आपको ले चलूं उससे पहले मैं नोट में आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। ये याद रखेंगे आप कि COOH जो होता है इज मोर एसिडिक। मैंने बताया था उस समय आपको COOH का जो K था वो किस ऑर्डर का था, 10⁻⁻5 के ऑर्डर का था। एंड NH3 प्लस का K किस ऑर्डर का आ रहा था बताओ? इसका K आ रहा था 10⁻10 के ऑर्डर का। तो मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है उसकी K वैल्यू ज्यादा है। समझ रहे हैं? COOH इज मोर एसिडिक। ये लिखने वाली बात तो है नहीं, आपको पता है, इज मोर एसिडिक। ये क्या कई बार तुम लोग बुद्धि लगाते नहीं हो। देन COOH is more acidic than NH3 plus। ये अलग अलग कैटेगरी के हैं इसलिए डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। ये वैल्यूज मैंने आज ही बताई थी आपको कि नॉर्मल एसिड 10⁻5 का होता है और अमीनो एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ मिलती है 10⁻10 के ऑर्डर की, तो डेफिनेटली वो बिकॉज ऑफ NH3 प्लस ग्रुप होती है। तो आप देख सकते हैं छोटी सी बात है जो अक्सर आ जाती है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लुक एट एग्जाम्पल 2, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI। आपको PI पता करना है, बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है। फाइंड PI। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया और यहां मैंने आपको दे दिया, देखिए ये है NH3 प्लस COOH, एक अमीनो एसिड। अब मेरा फर्ज है कि मैं इनका PK वैल्यू या K वैल्यू आपको दूं, ठीक है। तो मैं इसका PK भी आपको देता हूं। इसका PK है X और इसका PK है आपका Y, ठीक है। हालांकि यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, आप आराम से पता कर सकते हैं, ऊपर ही मैंने बताया अभी। एक और क्वेश्चन देता हूं, इसे देखना जरा, सारे लोग देखना। NH3 प्लस COOH एंड वी हैव वन मोर COOH। क्या आपको याद हो अमीनो एसिड न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। सो इन दिस केस वी वुड हैव PK इक्वल, ये X है इसका PK, इसका PK Y है और इसका PK Z है, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा ध्यान से कि कौन सा PK लेना है कौन सा नहीं। लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। एक और करते हैं, बेसिक वाला भी है। COOH NH3 plus and we have site NH3 plus। ये देखिए, अब फिर से 3 PK ले लेते हैं। इसका PK, हालांकि आपको पेपर में इनकी वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू देखकर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है, बट मैं यहां आपको कॉमन सेंस पर छोड़ रहा हूं कि आप पता कर सकते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक कौन सा कम एसिडिक। चले चालू करें। आई थिंक A इज द इजीएस्ट पार्ट। A बहुत आसान है। A में PI निकालना हलवा है। इसका PI क्या आएगा बताओ? इट वुड बी सिंपली X प्लस Y बाय 2। किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? इसका PI आएगा X प्लस Y बाय 2। फॉर्मूला निकाला था हमने PK1 प्लस PK2 बाय 2। मैंने भाई कैसे किया, क्या किया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नेट चार्ज देखना है, नेट चार्ज +1। क्या आपको याद है आपका +1 और -1 इसी के बीच के 2 PK चाहिए। +1 से 0, 0 से -1 इसी के 2 PK चाहिए। अगर तुम +3 से स्टार्ट करते हो तो +3 से +2 के बीच वाला PK अपने काम का नहीं, +2 से +1 वाला भी PK अपने काम का नहीं, +1 से 0 और 0 से -1 इन्हीं 2 PK का एवरेज लेना है। आ जाओ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ओके, look at this question, B part। we have 3 PK values, okay। भूल जाओ, पहले बताओ नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज +1, देखो पूरा नेट चार्ज +1। तो ये क्लियर है कि अगले 2 PK जो +1 से 0, 0 से -, वही अपने काम के। अगले 2 PK कौन से होंगे? जो ज्यादा एसिडिक ग्रुप्स होंगे वही जल्दी H+ छोड़ेंगे। सो आई थिंक कोई भी बता सकता है सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही दोनों होने वाले हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही दोनों होने वाले हैं। तो मेरे भाई क्या आप समझ गए हैं?
बातों ही बातों में PI आ चुका है y plus z/2. There is no any role of x in isoelectric point of B, क्योंकि वो नेट चार्ज है +1. तो पहले h ये छोड़ेगा, फिर h ये छोड़ेगा, तो हो गया ना यार +1 से 0, 0 से -1, इनका एवरेज आ गया. थर्ड वाला आप बता दो C वाला नेट चार्ज कितना है. पहले नेट चार्ज देखो, नेट चार्ज 2 + 2 है नेट चार्ज. तो भैया पहला पीके बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वो +2 से +1 जाने वाला है. पहला H प्लस कौन छोड़ेगा? ये छोड़ेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, ये बर्बाद हो गया. बाकी कौन से बचे? X एंड Z. समझदार के लिए काफी इशारा. आप बोलो तो बता दूं दोबारा. नेट चार्ज है +2, तो पहले ये +2 से pH बढ़ाओगे तो +1 में जाएगा, तो सबसे पहले H प्लस ही छोड़ेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक. अब आया +1, जब यहां माइनस आ जाएगा तो 2 + 1 में +1 है. +1 के आगे तो यही 2 पीके हैं अपने. तो ये PI बहुत आसान, बहुत सिंपल होता है. ध्यान से देख लें, दोबारा सुन लेंगे. अगर आपको लगता है कुछ कम रह गया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके आप देख लें. ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए यहां पर. मेरे भाई, आपने जो फॉर्मूला देखा, अभी 3 क्वेश्चंस हमने किए, तो उसमें आपने देखा पहला वाला है न्यूट्रल अमीनो एसिड, दूसरा वाला एसिडिक कैटेगरी का था, और तीसरा वाला बेसिक अमीनो एसिड कैटेगरी का था. तो यू वुड फाइंड कि जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है उसका PI 6-7 के आसपास डोलेगा, जो एसिडिक अमीनो एसिड होगा उसका PI काफी कम होगा, और जो बेसिक अमीनो एसिड होगा उसका PI काफी ज्यादा होगा. तो इस बात को मैं नोट में लिख देता हूं, और ये कॉमन सेंस भी है, क्योंकि आप वो वैल्यूज देखिए कौन कौन सी आ रही थी उसके हिसाब से. फर्स्ट पॉइंट, PI फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड would be around 6, सही है. सेकेंड पॉइंट, PI for acidic amino acid would be around 2. Third point, PI for basic amino acid would be around 10. ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, इसमें बहुत ज्यादा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन. मेरे भाई, हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का यूज करके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कर सकते हैं. लाइक 4 एग्जांपल्स मैंने कराए, तो एक और एग्जांपल लो. एग्जांपल नंबर 4. 4 हो गए तो पांचवा लो. सेपरेट टर्नरी मिक्सचर ऑफ, सारे लोग देखेंगे, ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड एंड, मेरे भाई दैट्स व्हाट में स्ट्रक्चर याद होना चाहिए. हालांकि ये क्वेश्चन आपकी सीट का ही है. यू वुड फाइंड कि सीट में तो बहुत आसान, क्योंकि इनके PI वो सब कुछ दे रखा है. तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, वैसे भी आपको समझ में आएगा. ग्लाइसिन आपको पता न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड. एस्पार्टिक एसिड जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड है, और आर्जिनिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है. ठीक है, देखना. तो इसका PI का कुछ रेंज देखो, इसका PI कहां डोल रहा होगा. इसका PI कुछ 6 के आसपास होगा, इसका PI कुछ 2 के आसपास होगा, इसका PI कुछ 10 के आसपास होगा. सेपरेट टर्नरी मिक्सचर ऑफ दीज 3, ये मिक्स हैं, ये कंटेनर में पड़े हुए हैं, तीनों मिक्स हैं. मुझे अलग करना है. देखना कितना जबरदस्त फंडा लगेगा, सारे लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको. एक काम करते हैं, ये कंटेनर में पड़े हुए हैं, ये पड़ा. तो मेरे भाई एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दें. लगा दिया इलेक्ट्रोड्स, सारे देखो. इसके अंदर अब अमीनो एसिड्स पड़े गए हैं, ले जाओ तार वार जोड़ दो यार, करंट पास करेंगे. आइए मेरे भाई, इस कंटेनर में क्यों ना मैं pH इक्वल टू, ध्यान सुनना, मैं एक काम कर लूं, pH 5 मेंटेन कर लूं. सारे लोग देखना, इस कंटेनर में मैंने क्यों ना pH 5 मेंटेन कर ले. अगर मैं pH 5 मेंटेन करता हूं तो सारे लोग ध्यान से सुनो.
ग्लाइसिन के लिए पीएच कम है, सारे लोग लिखना फॉर ग्लाइसिन। आप देख सकते हैं क्या है बताइए, पीएच लेस देन पीआई है। आप देख सकते हैं साफ साफ 5, 6। तो यहां ग्लाइसिन पर कैसा चार्ज होगा, कैटायनिक होगा। ग्लाइसिन कैसा होगा, कैटायनिक। आपको याद होगा पीआई लेस देन पीएच। सेम सेंस में आप सोच सकते हैं, अगर मैं ले लूं फॉर एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इसका तो और कम है, पीएच और पीआई कुछ नहीं, ये तो गलत है ना। पीएच 5 है, इसका 6 है। यहां पीआई क्या है, यहां पीआई और कम है, तो ये तो उल्टा केस हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका पीएच ग्रेटर देन पीआई हो जाएगा भाई, पीएच ग्रेटर देन पीआई। पीएच ग्रेटर देन पीआई है तो बताओ एस्पार्टिक एसिड कैसा हो जाएगा, नेट चार्ज, एस्पार्टिक एसिड पे नेट चार्ज कैसा होगा, एनायनिक हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन की। फॉर आर्जिनिन, मुझे बताओ आर्जिनिन में पीआई कितना, बहुत ज्यादा यार, ये पीएच 5 है, पीआई तो देखो, तो पीएच इज लेस देन पीआई। आर्जिनिन पर भी प्लस चार्ज होगा, लेकिन ये प्लस चार्ज ग्लाइसिन के प्लस चार्ज से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां देखो 5 और 6 का ही, 6 है, 5 है, 10 है और 5 है। तो आर्जिनिन पर जो प्लस चार्ज आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुना, वो बहुत ज्यादा आएगा। आर्जिनिन पर जो प्लस चार्ज आएगा वो अच्छा खासा आएगा। देखें आर्जिनिन पर ये हो गया कैटायनिक। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्लस चार्ज है आर्जिनिन पर। मैं इलेक्ट्रोड्स के कुछ नाम लिख देता हूं। लेटस ये है कैथोड और ये है आपका एनोड, सही है। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आर्जिनिन किधर भागेगा, आर्जिनिन, आर्जिनिन है कैटायनिक, ये भागेगा कैथोड की तरफ, है ना मजेदार। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एएस, ये किधर भागेगा, एनोड की तरफ, उस पर जाकर डिपॉजिट होगा। अब आप कहोगे कि सर ग्लाइसिन भी तो भागेगा, ग्लाइसिन, यस ग्लाइसिन भागेगा, बट बहुत कम स्पीड होगी, क्योंकि उसमें चार्ज जो होगा कैटायनिक चार्ज वो बहुत कम होगा, तो उस पर फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा तो एक बच्चा आ रहा है, कह रहा है काम मैं बताऊं, मैंने कहा क्या, कह रहा है यही रख लो, पीएच 6 रख लो, तो एक उधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक कहीं नहीं भागेगा। मेरे भाई इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना को थोड़ा समझें। सेपरेशन के लिए जो चीज है उसे हमें इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो आर्जिनिन डिपॉजिट होगा, एस्पार्टिक एसिड पहले हम उसे अलग करेंगे, फिर हम ग्लाइसिन को भी डिपॉजिट करवा लेंगे। दैट्स व्हाई हमें थोड़ा सा डिफरेंट पीएच रखना होता है। दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चन एंड इट इज आल्सो गिवन इन योर सीट विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। दैट्स इट, आसान। एंड एक देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, बड़ा स्मार्ट तरीका भी है। मेरे भाई हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स। मेरे भाई यहां एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड। अब बताओ एमिनो एसिड के अंदर एक्चुअली 2 ग्रुप है, एक एमीन और एक एसिड। तो ये रिएक्शंस भी डबल शो करेगा, एमीन की भी रिएक्शन शो करेगा, एसिड की भी रिएक्शन शो करेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं since amino acid contains both amine and acid groups, सही बात है, hence it shows reactions of both functional groups, दोनों फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन शो करता है। तो एक एक करके करेंगे, एक एक करके, ठीक है। पहला क्या है, रिएक्शंस ऑफ एमीन, एमीन की करें रिएक्शन, एमीन की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिएक्शन अब इजी, फिक्स उसमें ले लो, चाहे आप वेजन डायस में लेना, वेजन डायस में ले लो, ये NH2, ये COOH। एमीन की लेनी है तो आप बताओ कौन कौन सी रिएक्शन करें। मैं रिएक्शंस में एक तो NGP वाला सेगमेंट है, एक तो आप एसाइलेशन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, एसाइलेशन। लाइक मैंने HX डाल दिया, तो HX क्या करेगा, बोलो कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही है, सॉल्ट बना लेगा, सही है, ओके।
बी रिएक्शन। हर केस में ये तो यही है, हर केस में ये तो यही है, सही है। चलो इसके बाद एक एसाइलेशन कर लें। एसाइलेशन याद है, H हटकर एसिटाइल ग्रुप लग जाता है, CH3COCl। मैंने भाई याद रखना ये भी N रिएक्शन करेगा, तो काइरल सेंटर पे कोई चेंज नहीं होता। NHCOCH3 and it is COOH, सही है। और बताओ, एक वो कर लो यार, डायजोटाइजेशन का बहुत मन हो रहा है। आप एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, Cl की जगह एसिटेट लीविंग ग्रुप है। एक ये देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन मैंने हालांकि अमीन में आपको कराया भी है। NaNO2HCl, NaNO2HCl, NOCl ले लो या NOBr ले लो। मेरे भाई आपको ये समझना होगा, NaNO2HCl इसे लीविंग ग्रुप बनाएगा N2 और फिर वहां OH लगाएगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब ये N2 बन जाएगा तो एक्वस कंडीशन होती है COOH COO माइनस बन के NGP करके N2 को हटाएगा और आपका वाटर COOH को वहां से हटाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आता है ना मेरे भाई, वो NGP रिटेन्ड आता, रिटेन्ड आता है, याद रखना। यही है खूबसूरती, NGP हुआ है, आखिरी के तीनों में NGP हुआ है, समझ लो इस बात को, और ये आंसर तो सेम है। ये रिएक्शन है ड्यू टू एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप में आपने जो जो रिएक्शंस पढ़ी, बाकी आपको जो जो रिएक्शंस आती हैं एमीन की, वो सारी यहां लगेगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो सारी रिएक्शंस यहां लगेंगी, देख लो भाई, टेंशन मत लो। एक और फंक्शन ग्रुप है इसके अंदर, वो है एसिड, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप, ठीक है, ABCDEF। लुक एट G, मैं आपको अगर सेम तरीके से बनाकर दूं NH2COOH, आप कैसे भी ज्यूटाराइन में भी बना सकते हैं, H COOH NH2 I J K, देखो जरा सारे में देखो। एक तो आप बताओ बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन जिंदाबाद, NaSCO3 CO2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, COO माइनस Na प्लस H2O एंड CO2, ब्रिस्क एफरवेंसेस निकलेंगी मेरे भाई। LiLH4 याद है आपको, ये NH2 से कुछ करेगा ही नहीं, ये तो इसे अल्कोहल बना देगा। सोडा लाइन याद है, सोडा लाइन जो उड़ा देता था एसिड ग्रुप को, NaOH CaO, एमीन बन जाएगा, ये तो पूरा आपका सोडा लाइन में निकल जाएगा। ईस्टरिफिकेशन करा लो, ईस्टरिफिकेशन करा लो, याद आया आपको, तो मेरे भाई काइरल सेंटर इंटैक्ट है, ये ईस्टर बन गया। ऐसे करा लो यार जो जो रिएक्शंस करानी है, ठीक है। तो मेरे भाई हमने अमीनो एसिड के एक अच्छे खासे बड़े सेगमेंट को यहां पर कर लिया है, ठीक है। लास्ट में अमोनिया हीट, अमोनिया हीट याद है, अमीन्स में किया था, एमाइड बनेगा, एमाइड CONH2 एंड दिस इज NH2। तो एमिनो एसिड के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, आइसोलेटिक पॉइंट हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, सेपरेशन हो, अलग अलग पीएच पे स्ट्रक्चर हो, हमने सब किया है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। आज के लिए